बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर खुदा को जो पसंद आए वहां होती हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए मिलवाते हैं आज हम एक ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, बदायूं में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली। तो आइए कराते हैं परिचय उन्हीं की जुबानी सत्य में भारत न्यूज के साथ। मिलवाते हैं डॉक्टर कविता अरोरा से। लोहड़ी की शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों के लिए कुछ लोहड़ी के अवसर पर आप कुछ कहना चाहें? सबसे पहले मैं आपके चैनल का अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने आज ये मौका दिया कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूँ। और मेरी तरफ से आप सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व हमारे देश में मनाया जाता है और सच में मुझे दिल से खुशी है कि आज आप लोगों के साथ जुड़ना मेरा सौभाग्य है। मैम, सौभाग्य तो हमारा है, आपका तो हम परिचय भी नहीं बताना चाहें हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, दूसरों को मान देना आपको बहुत अच्छे से आता है। दरअसल परिचय आपका नहीं होता है, परिचय आपके शहर का, आपके गांव का होता है, आपकी मिट्टी का होता है। तो आपने कहा बहुत बड़ी शख्सियत हूँ, मुझसे बड़ी शख्सियत बहुत सारी मौजूद हैं इस बदायूं की सरजमीन पर, और मैं बहुत छोटा सा एक यहाँ का जर्रा कह सकती हूँ, क्योंकि बदायूं की मिट्टी में वो खासियत है कि जिसको छू जाए वो कुछ ना कुछ तो करता जरूर है। तो शायद मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं यहाँ जन्मी हूँ, तो ये जो मिट्टी है इसकी खुशबू साथ में पूरे देश विदेश में थोड़ा थोड़ा करके मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि किसी काम में बदायूं के आ पा रही हूँ। कि हम लोगों का परिचय तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ सबसे ये है कि मैं बदायूं की हूँ, यही मेरा परिचय है सबसे बड़ा। और दूसरा, यहाँ की सरजमीन से जुड़ के छोटे छोटे काम हम लोग पहले करते रहते थे। तो ये बदायूं का एक सरजमीन की ही खूबसूरती है। हम लोग एक्चुअली जब बदायूं की ही बात शुरू कर रहे हैं, तो जब सबसे पहले छोटे छोटे थे तो एक सपना हुआ करता था कि हम अपने नाम से जाने जाए, जैसे फादर का नाम होता है ना। जी। तो उस समय कॉलेज में बदायूं का वो माहौल, वो हवा बयार नहीं थी कि हम बदायूं में बहुत कुछ कर सके, क्योंकि लड़कियों के लिए आज भी और लड़कों के लिए एक अलग अलग स्पेस, थोड़ा सा कंजर्वेटिव माहौल अभी चेंज हुआ है नो डाउट, लेकिन तब एक माहौल बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था। और हम जो थे चाहते थे कि हम कुछ करें बदायूं के लिए। तो हम कॉलेज से जुड़ के और कॉलेज के बहुत सारे हमारे प्रोफेसर जुड़ के एक संस्था बनाई थी, सुरकला संगम। तो उसमें हम कार्यक्रम करवाते थे। तो पहला एक बहुत खूबसूरत बात आपको बता दूं कि पहला जब कार्यक्रम हुआ था तो यहाँ पर कहा जाता था लड़के ही, लड़कियां जो अलग नाटक में रोल करती थी तो लड़के ही लड़कियां बनते थे। जी। तो ये परंपरा तोड़ी थी सबसे पहले कॉलेज में हम लोगों ने। उसके बाद में ये होता था लड़कियां जो हैं खड़े होके गाना नहीं गा सकती, बैठ के करेंगी। तो ये ट्रेडिशन भी हम लोगों ने तोड़ा और बदायूं की सरजमीन पर हम लड़कियों को जोड़ा। और उस सरजमीन पे ऐसा जोड़ा कि लोगों के सामने ये क्वेश्चन मार्क नहीं आया कि लड़का लड़की लोग जा रहे हैं। लोग ये कहते थे एक संस्था के लोग जा रहे हैं। और एक बहुत रेस्पेक्टेड वे में हमने काम किया, जिसमें प्रशासन ने भी हमें बहुत बार सम्मानित किया, जोड़े। और बदायूं क्लब का जो प्रोग्राम होता है, मैं बड़े गर्व से कहना चाहती हूँ कि पहला मंच हमारे साथ डॉक्टर उमेश जी ने जोड़ा था और उसको उस समय मंत्री जी भी जुड़े थे, उसके काफी फोटोग्राफ्स हैं। तो हम लोग मिलके कार्यक्रम करते थे, बहुत सारे सिंगिंग कंपटीशन, बहुत सारे नृत्य की हम लोग कार्यक्रम करते रहा करते थे। इतने कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज कराते थे, अवार्ड सेरेमनीज कराते थे। तो बयार थी उस समय कार्यक्रम की। तो वो जो टाइम था वो सुरकला संगम का था, फिर बदायूं क्लब का हुआ, फिर उसके बाद तो हम लोग शहर छोड़ के निकल गए। मैंने कहा ही था कि कविता मैम का मैं क्या परिचय दे सकता हूँ, जिन्होंने ट्रेडिशन को चेंज कर दिया हो, परंपराएं नहीं अपना ही एक नई सोच को दिया बदायूं के लिए। तो मैम आपने हमें अपना परिचय दिया। अब मेरा एक सवाल है मैम आपसे, क्योंकि आप एक व्यवसायी फैमिली से आते हैं, ये क्रिएटिविटी, ऐसी सोच कहाँ से डेवलप हुई मैम? मैंने कहा ना कि बदायूं की सरजमी में वो खासियत है कि आप लिखने पढ़ने वालों के एक माहौल मुझे मिला। मैं संगीत की स्टूडेंट रही, संगीत सीखा मैंने, सिंगिंग करती रही काफी टाइम तक। फिर एकदम आफ्टर मैरिज जो चेंज आया कि राइटिंग की तरफ मैं मुड़ी। लिखती मैं पहले से थी और परफॉर्म भी करती थी उसको मंचों पे। तब हमें पता नहीं होता था कि
कितने बड़े शख्सियत हमारे साथ में, क्योंकि तब भी नहीं पता होता था कि हम कितनी बड़ी शख्सियत के साथ हैं, और अब भी पता नहीं होता है कि हम कितनी बड़ी शख्सियत के साथ हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ एक है, ईमानदारी से काम करो, और इतना ही करना होता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है हम इसके साथ खड़े हैं, हम उसके, ये मुझे थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है कि हम हमेशा परछाई में तो नो डाउट खड़े होते हैं, लेकिन मेरा एक कहना है कि हम दुनिया में परछाई बनने से अच्छा है आप अपना काम करें। तो वो चीज एक दिमाग में तब भी रहती थी और अब भी रहती है। एक ईमानदारी से आप क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, आप क्या दे सकते हैं, वही मकसद तब भी था, अब भी है। तो वो सर्किल हमें कवि सम्मेलन में भी जाते थे तो अपना करके भाग आते थे, क्योंकि आपने कहा व्यवसायिक फैमिली से, तो फादर बड़े कंजर्वेटिव थे, तो अलाउड नहीं होता था रात को जाना। तो जाते भी थे तो फटाफट के सर हमको करना है, उसके बाद घर भाग आते थे। तो ये पता नहीं होता था तो हमने क्या फेम किया, नाटक भी किए, यहाँ बहुत सारी चीजें की, पर घर से एक डर डर के, घर की परमिशन बाद में मिली हमको। तो उसके बाद नहीं, पहले ही मिल गई फादर को, बाद में बड़ा फक्र हुआ कि हाँ भाई ये अच्छे सर्कल में, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो रेस्ट्रिक्शंस फादर के होने चाहिए थे, वो पूरी तरीके से हमारे ऊपर लागू थे। लेकिन एक रेवोल्यूशन अंदर से था कि कुछ चेंज करना है, खड़ा होना है, बदायूं की सरजमी में एक नई बयार बहानी है। वो हमारी संस्था ने हमारे साथ बहुत सारे, एक टीम पॉजिटिव तरीके से काम करती थी, बहुत सारे मेले लगाए हैं हमने और बहुत सारा विरोध भी झेल के, लेकिन सुरकला संगम जीवित रही लंबे समय तक, और उस सुरकला संगम ने बहुत अच्छे काम यहाँ पे किए। मैम, अभी हाल ही में राशिद साहब जी का इंतकाल हुआ, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी मैम? देखिए, वो मेरा व्यक्तिगत नुकसान है। वो इसलिए है क्योंकि जब पढ़ाई के दौरान पीएचडी किया मैंने, तो उसमें संगीत में अभिरुचि होने के बाद एक टॉपिक हमने चूज किया था, संगीत व्यवसाय से जुड़े कलाकारों का अध्ययन जी। क्योंकि समाजशास्त्र की स्टूडेंट थी तो संगीत बीच में इंट्रोडक्शन में लाना बहुत जरूरी था। तो हमारे सर ने ये सोचा कि इनकी रुचि है, तो उन्होंने ये टॉपिक किया। तो उसमें पहले क्योंकि मैं जानती थी यहाँ बहुत सारी ये जमीन जो है ना, संगीत घरानेदार लोगों से एक भरी हुई जमीन है, लेकिन वही बात है कि यहाँ लोगों के इतने बड़े कद हैं कि वो जो छोटा सा मोहल्ला है पीछे हो जाता है। और मेरी तकलीफ थी कि संगीत से जुड़े यहाँ फनकार हैं वो सामने आए। तो वो समय मैं रिसर्च करने के लिए निकली थी, तो बैग उठा के और उन गलियों में घूमा करती थी। तो उस गलियों में जाते 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 मेरा ज्ञान बढ़ा कि मैं ऐसी विरासत से जुड़ी हूँ, ऐसी जमीन से जुड़ी हूँ जहाँ संगीत के घराने होते थे, जहाँ राजसी परिवार हुआ करता था, जहाँ इनका एक दौर रहा है, यहाँ पहला पद्म विभूषण मिला है। ये जानकारियां जुड़ती गई, तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारा शहर तो परिचित नहीं है इससे। तो उस चीज को करने के लिए एक लंबी रिसर्च के दौरान फिर मैं बरेली तक जाती थी। तो वहाँ खानका न्याज़ा एक प्लेस है जो उस समय शुभ मियां न्याजी साहब बहुत वहाँ के सज्जाद नशीब इस समय है। तो वो एक शाम कराते थे क्लासिकल की, तो वहाँ बहुत कमिश्नर से लेकर बड़े बड़े संगीत प्रेमी जुटा करते थे। वहाँ मैं अपना बैग लेके बैठा करती थी, और वहाँ ऐसा करम था उनका कि मुश्तरी बेगम से लेकर नलनी कमलनी तक वो कहते थे बैठिए इंटरव्यू दीजिए। तो वो इंटरव्यूज मुझे मिले, अकरम खान साहब का इंटरव्यू मिला, राशिद खान साहब का इंटरव्यू मिला। तो मैं बहुत छोटी थी तब मैं इंटरव्यू लेकर, और वो जब मैटर इकट्ठा करके लाई तो मेरे जो गाइड थे तो वो तो बड़े आश्चर्यचकित रह गए। कई बार ऐसा होना है कि रिसर्च आप करते हो तो आपको किताबें मिल जाती हैं कि आप कॉपी कर लीजिए, आपको पीएचडी मिल जाएगा। लेकिन मैंने धक्के खाने का, मेरा जगह जगह मैंने नॉक करके जो मैटर इकट्ठा किया, तो जब राइट डाउन कर रही थी तो कलम जो थी वो उसका जो कागज कम पड़ गए, इतना मैटर मेरे पास था। रामपुर सहसवान घराने की गायकी, इतने कलाकारों का जो परिचय मेरे सामने आया तो मैं खुद ही अचंभित हो गई। तो उस्ताद राशिद खान साहब का जिक्र जो था वो निसार हुसैन खान साहब के शागिर्द रहे, और उन्होंने एक कलकत्ता में वो उनको ले गए थे, और उनके नाती भी लगते थे वो उनके। तो उन्होंने जो संगीत शुरू किया था तो कलकत्ता में बहुत छोटी सी एज से वो निकल गए, और
बहुत खिदमत करके वो उस्ताद की उन्होंने संगीत को सीखा था। तो और कलकत्ता में जाके रिसर्च सेंटर में उन्होंने अपना जो संगीत बढ़ाया है, मैं समझती हूँ क्लासिकल में जो उन्होंने मेहनत की है अपने गुरुओं की सेवा करते हुए, एक परंपरा, इनायत हुसैन खान साहब और जो उनके नाना थे, जो बड़े बड़े नाम हैं, लीजेंड हैं। तब ये तानसेन के घराने से जुड़ा करते थे। जो तानसेन जी जो आप सुनते हो कि ये उनके सेनिया घराने से भी बहुत जुड़े हुए लोग हैं। रामपुर सैसवान घराना छोटा घराना नहीं है, तो ये परंपराओं में बड़ा घराना है। तो उनसे ही इनकी विरासत चलती आ रही है, जिसको उस्ताद राशिद खान साहब ने उसको आगे बढ़ाया। और क्लासिकल में उन्होंने एक नए नए प्रयोग करके, जैसे फिल्म बॉलीवुड में जैसे कहते शास्त्रीय संगीत में बड़ा आप सुनते हो तो आप बोर हो जाते हैं, क्या ये है। लेकिन कलकत्ता एक ऐसा प्लेस है जहां संगीत जो है एक घर घर में फेमस है। उस्ताद राशिद खान साहब ने वहां न केवल पंडित भीमसेन जोशी से लेकर उन्होंने जो संगीत के साथ में उस समय एक जो लीजेंड हुआ करते थे, छोटे से राशिद खान साहब उनके साथ बैठ के परफॉर्मेंस दिया करते थे। और उन्होंने एक एकेडमी बनाई 20-21 बरस पहले, जो द 5th नोट ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। वहां उन्होंने फिर रामपुर सैसवान घराने की गायकी को रोकना शुरू किया। तो फिर पद्मश्री, पद्म विभूषण, उनको सम्मानों से नवाजा गया, संगीत नाटक अकादमी से नवाजा गया। तो बदायूं जैसी सरजमी का नाम देश विदेश में उन्होंने अपने घराने का नाम स्प्रेड किया। और न केवल स्प्रेड किया बल्कि यहाँ के लोगों को जो बदायूं से उनका जो लगाव था, जो रिलेशनशिप रही उन्होंने, और जो यहाँ पे आके वो जो उन्होंने संगीत को लेकर सेवा की है, वो सच में अतुलनीय है। और मैं समझती हूँ कि इस समय गुलाम मुस्तफा खान साहब का नाम सबने सुना है, वो उनके सगे मामू लगते हैं। तो वो एक रिलेशन में भी इस तरीके से गायकी को लेके वो जो आगे बढ़े हैं, बदायूं का जो आज बदायूं बहुत ज्यादा गमजदा है। तो ये वाकई बात ही ऐसी है कि वो शख्सियत ऐसी अजीम शख्सियत रही कि उन्होंने संगीत को बॉलीवुड से लेकर एक क्लासिकल जैसी चीज को, गायकी को, भजन भी गाया तो वो भी शास्त्रीयता के अंदाज से, तो एक बहुत बड़ा नाम पैदा किया। तो ऐसे कलाकार बिरले ही होते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत जो आज बॉलीवुड भी बड़ा गमजदा है। और श्रेया घोषाल उनकी स्टूडेंट रही। और ये बहुत बड़ी चीज है कि काफी उनके मुरीद इस समय पूरी दुनिया में लाखों फॉलोअर्स हैं उनके। मैंने सुना है अन्नू मलिक जी का भी आपके पास फोन आया? नहीं, मेरे पास नहीं आया। क्योंकि मैं कल शाम ही हम लोग बैठे थे, उस्ताद राशिद खान साहब की जो उनके बेटे की सेरेमनी थी दस्तारबंदी का, जो कि कहा गया कि उस्ताद राशिद खान साहब जो है इस टाइप की शख्सियत कभी मरा नहीं करती, वो हमेशा जिंदा रहती है। तो उनके बेटे की शक्ल में वो जिंदा है। तो उसकी जो दस्तारबंदी की रस्म हुई है, क्योंकि वो उनका वॉइस स्ट्रक्चर भी अपने पिताजी की तरह उन्होंने अपने पिताजी के साथ परफॉर्म किया हुआ है। उस्ताद राशिद खान साहब की आवाज जो है उनके गले में है। तो वो हम लोग रात को बैठे हुए थे, तो वहां पर अन्नू मलिक जी का सामने ही फोन आया था। तो उन्होंने कहा कि वो तस्करी एक गाना है उस्ताद राशिद खान साहब का, वो रिलीज कर रहा है कल रात को उन्होंने, ये फिल्म का है। क्योंकि आओगे जब तुम साजना, ये तो सभी ने सुना है, जब भी मेट का। और भी संजय लीला भंसाली जी का एक गीत है सजना बरसे है क्यों अखियां। तो ये उस्ताद जी तो फिल्मों में जुड़े रहे। पलक मुच्छल जी के साथ भी उन्होंने गाने गाए हैं, उनके बहुत सारे बॉलीवुड नंबर्स हैं। तो ये कल जो रिलीज हुआ है वो अन्नू मलिक जी ने सूचना दी थी। चूंकि मैम आप संगीत एकेडमी की राशिद खान जी के डीन भी हैं, यदि बदायूं में भी कोई संगीत एकेडमी होती, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, आपने कहा कि उस्ताद राशिद खान साहब की एकेडमी की टीम हो, तो ये 20-25 बरस पहले ही उन्होंने खुद एकेडमी बनाई है। और आपको ये शुभ सूचना मैं दे देती हूँ कि ये एकेडमी कलकत्ता में हमारा हेड ऑफिस है, पर ये क्लाउड यूनिवर्सिटी की तरह वर्क करती है। हमारे बदायूं से लेकर इंटरनेशनल तक का कोई भी हमारी एकेडमी का स्टूडेंट बन सकता है। एकेडमी तो उस्ताद जी की है, बदायूं के लोग, अभी स्वरांश तिवारी करके एक बच्चा है जिसको ZTV ने काफी प्रमोट किया है,
मानस जी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बदायूं से जुड़े हुए हैं। जी। लेकिन ये छोटी सी बात है, लोगों को तरीका नहीं पता, इसलिए लोगों को ये लगता है उस्ताद जी ने बदायूं के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी एकेडमी के लिए एक वेबसाइट है, आप कुछ नहीं, आप अपना वीडियो भेजिए और उसको हम, जो हमारी टीम है वो आपका इंटरव्यू लेती है। उसके बाद आपको क्लासेस हम प्रोवाइड कराते हैं लेवल वाइज। उसके बाद हमारी एकेडमी के लिए लोग जितने भी हमारे जो ट्रेंड है वो आपको ट्रेंड करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है कि एकेडमी नहीं है, एकेडमी है, काम कर रही है, पिछले 21 बरस से काम कर रही है। हमारे कन्वोकेशंस होते हैं, हमारे कैलकाटा केवल हेड ऑफिस है, एक क्लाउड यूनिवर्सिटी की तरह लगातार काम कर रही है। एज ए ऑनलाइन काम करते हैं मैम, क्या आप वेबसाइट बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती हैं। जी। जो आजकल जो आप जान रहे हैं, हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में मोदी जी ने हमें भेज दिया है, तो कुछ तो उसका बेनिफिट लेंगे। तो हमारी टैग क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन चलती हैं, वही ऑनलाइन चलती है। तो लिंक्स प्रोवाइड होते हैं। द 5th नोड ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस एकेडमी का नाम है। तो ये इसका एक पेज बना हुआ है, आप उसमें सारे नंबर वगैरह दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट कॉल करके हमारे ऑफिस में आप कह सकते हैं कि हम हर संडे को अपना ऑडिशंस रखते हैं, नेशनल का अलग रखते हैं, इंटरनेशनल का अलग रखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से, तो ढाका से लेकर यूएस तक का के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो बदायूं तो बहुत पास में है हमारे। जी जी मैम, मैंने सुना है आपने अब तक कई किताबें भी लिखी हैं, उनके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं मैम। जी, ज्यादा किताबें तो नहीं लिखी हैं, अभी मेरी 3 किताबें आई हैं, पैबंद की हंसी, चांद का शरगा और नई किताब जो लॉन्च हुई है कागज के नीले साहिल। तो अभी किताबों का मेरी दुनिया है, उसमें अलग अलग टॉपिक है। पैबंद की हंसी सोशल इशू से रिलेटेड है, चांद का शरगा प्रकृति से रिलेटेड है, और जो कागज के नीले साहिल है ये जो अभी लॉन्च हुई है, तो इसमें सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जो इंसान की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत सारे इंसान अपना चेहरा देखेगा उसमें। जी मैम, एक अंतिम प्रश्न के रूप में मैं लूंगा, बदायूं से निकलने के बाद आपकी जो यात्रा रही, उस यात्रा का कुछ संक्षिप्त हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। देखिए, बदायूं में बहुत सादगी का जीवन था, अपना रहा, लेकिन मेरी जहाँ शादी हुई वो इंटरनेशनल फेम इंसान रहा, मर्चेंट नेवी में कैप्टन है। तो मैंने पूरा वर्ल्ड लगभग घूमा हुआ है, बार्सिलोना से लेकर एम्स्टर्डम तक, लंदन वगैरह मैंने रहा हूँ, जॉब किया है वहाँ पे, एक लंबा पीरियड मैंने देश विदेशों में काटा है। और उसके बाद जाके फिर से ये साहित्यिक यात्रा शुरू हुई। तो एक अलग वर्ल्ड, तो नो डाउट मुझे एक्सपोजर पूरी दुनिया का मिला है, जहाज के जरिए, पानी के जहाज के जरिए और वैसे भी। थैंक यू मैम, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे सप्तम भारत न्यूज के बारे में मैम 2 शब्द आप कहना चाहें। देखिए, चैनल जो है, देश में पत्रकारिता एक बहुत चैलेंजिंग चीज है, और आजकल के समय में मैं समझती हूँ कि ये जो सत्यदेव भारत आपका जो चैनल है, ये एक बहुत प्यारा चैनल है। आपके साथ जो बात करके मुझे जो अनुभव हुआ, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आपने मुझे कवर किया है, और ये दिनों दिन उन्नति करेगा और बहुत तरक्की करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत आपके साथ में जुड़ के इंटरव्यू दिया करेंगे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत